हेलो एवरीवन। तो दोस्तों हम सभी ने ये सारी चीज़ें कर ली, तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और चीज़ों के बारे में आगे जानते हैं कि कैसे हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी चीज़ों को कि हमें कैसे क्या चीज़ें करनी है। बेसिकली एक्चुअली ज़रूरी क्या होता है, ज़रूरी यही है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं हमें ढंग से करने हैं और चीज़ें समझाते हुए चलना है। दैट्स इट। ओके गाइज, तो वेल उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी सारी बात क्लियर हो गई है। तो मैं दोबारा से आपको एक बार 14 क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे और उसी में हम लोग बेसिकली बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ओके, एक बाजार अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? इन अ मार्केट इकोनॉमी सेंट्रल प्रॉब्लम आर सॉल्व बाय, मतलब एक मार्केट इकोनॉमी है, उसमें आप प्रॉब्लम को सॉल्व किसके द्वारा बेसिकली करेंगे? एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हो, आप किसके द्वारा करोगे यार, है ना? तो सेंट्रली प्लान इकोनॉमी है तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट के द्वारा करेंगे। ठीक है, तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में हम सरकार के द्वारा बेसिकली करते हैं। पर अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात कर लें सेंट्रली प्लान इकोनॉमी की, हमें पता लग गई है कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इसके बाद अगर हम मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं, बाजार की बात करते हैं, ठीक है, एक बाजार की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो मार्केट इकोनॉमी की, जस्ट 2 मिनट्स गाइस। ओके, तो मार्केट इकोनॉमी की जब बात करी जाती है, ठीक है, तो मार्केट इकोनॉमी में हम लोगों को ये याद रखना है कि जब भी मार्केट इकोनॉमी की बात आएगी तो उस कंडीशन में हम बाजार तंत्र यानी कि मार्केट मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। ओके, सो मार्केट मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो वेयर द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, जहां पर डिमांड और सप्लाई फोर्सेस की बात आएगी, यानी कि डिमांड भी है और सप्लाई भी है, तो आपकी वो बाजार तंत्र है, मार्केट मैकेनिज्म है। सो वेल, आई होप आपको मेरी बात डेफिनेटली क्लियर होगी, समझ आ गई होगी। तो लेट्स गो गाइस, अगले में बात करेंगे, नेक्स्ट वन में बात करेंगे। ओके, तो अभी हमें क्या देखना है कि मार्केट इकोनॉमी क्या हो गई गाइस? मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी जहां पर मार्केट फोर्सेस वर्क कर रही हैं, डिमांड फोर्स और सप्लाई फोर्स बोथ आर वर्किंग, दैट इज कॉल्ड अ मार्केट इकोनॉमी। अगर मैं बात करती हूँ आपका प्लान्ड इकोनॉमी की, तो प्लान्ड इकोनॉमी क्या हो गई बेटा? प्लान्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी हो गई जहां गवर्नमेंट है। ठीक है, तो मार्केट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी। सोशल इकोनॉमी क्या हो गई? जहां पे सोशल वेलफेयर का काम करा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर होगा। जूट उद्योग का अध्ययन एक व्यापक आर्थिक अध्ययन है, ये क्या कथन है? मतलब देखिए, आपका द स्टडी ऑफ द जूट इंडस्ट्री इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी, इज मतलब दिस स्टेटमेंट कि मतलब देखिए जो जूट होता है वो आपका क्या मैक्रो लेवल का होता है। ठीक है, जूट की स्टडी पूछी गई है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये सवाल है काफी अच्छा सवाल है, जरा आप लोग मुझे आंसर करें कि जूट की जो स्टडी है वो किस लेवल पे की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्टडी ऑफ जूट इंडस्ट्री इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी, इज ओके गाइस, तो जूट एक मैक्रो स्टडी का है। ठीक है, तो अगर है तो मुझे बताइए। ठीक है, तो बच्चे जूट की जब बात करते हैं तो जूट आपका बहुत ही ज्यादा एक वैसा मुद्दा है। तो यस, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल का है, तो द करेक्ट आंसर इससे आपके पीजीटी के पेपर में आया है बेटा ये। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पीजीटी के पेपर में आया है। ठीक है, अगला सवाल आते हैं, क्या बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पीपीसी को बाईं ओर स्थगित कर सकती है? ठीक है, तो देखिए आपका देखिए बेरोजगारी की जब भी बात करी जाती है, ठीक है, पीपीसी की बात करी जाएगी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात करी जाएगी। देखिए एक बात याद रखना, जो बेरोजगारी है यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या है? ठीक है, हमने एक टर्म पढ़ी होगी बेटा, एक टर्म होती है स्टैगफ्लेशन। ठीक है, एक टर्म होती है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन को हम क्या कहते हैं कि व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? स्टैगफ्लेशन इज द सिचुएशन वेयर द इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट बोथ आर को एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब स्टैगफ्लेशन इज द मतलब सिचुएशन वेयर इन्फ्लेशन एंड आपका अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों जब एक साथ को एग्जिस्ट होते हैं, दोनों एक साथ वर्क करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। मतलब कि एक इकोनॉमी के अंदर अगर मैं एक चार्ट बनाऊं, ठीक है, मैं इसको समझाऊंगी अभी आपको, एक मैं अगर एक इकोनॉमी के अंदर चार्ट बनाऊं, तो मान लीजिए जब हमारा जब फ्लो ऑफ मनी, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, यहाँ मैंने फ्लो ऑफ मनी ले लिया, क्या ले लिया
मैंने बेटा यहाँ मैंने फ्लो ऑफ मनी ले लिया, मुद्रा का प्रवाह ले लिया। जब ये मुद्रा का प्रवाह बढ़ रहा है तो मैं इसको इन्फ्लेशन से डिनोट कर रही हूँ। फिर ये आपका नीचे 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 गिर रहा है, तो ये जो गिरने की सिचुएशन है ना, मैं इसे डिफ्लेशन कह रही हूँ। ठीक है, अगर ये बहुत ज्यादा नीचे जीरो पे चला जाता है तो मैं इसे रिसेशन कहती हूँ। ठीक है, जब ये जीरो पे चला जाता है पर ये साथ ही साथ उठ रहा है, ठीक है, तो मैं फिर इसे इन्फ्लेशन कहूंगी। फिर गिर रहा है, मतलब ये कंप्लीटली इसी तरीके से एक डायग्राम बनता है कि कभी बार आपको ऊपर देखने को मिलेगा, कई बार वो डाउन चला जाता है, कई बार अप चला जाता है। तो एक तरह से गाइस पूरी तरह से घटता बढ़ता रहता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का बेरोजगारी पे क्या असर पड़ता है वो हम लोग देखते हैं। Massive unemployment is the cost of influence resources use which does not reduce the economy capacity to produce. As a result there will a no shift in the PPC due to resources. देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की जब मैं बात करती हूँ तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या दिखाता है बेटा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें क्या शो करता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें ये शो करता है कि आप ये कह सकते हो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हमारा क्या आता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में आता है कि जो दो वस्तुओं के संभव संयोगों को दिखाता है। पर लेकिन यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी गई है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जो हमें रिसोर्सेज के बारे में बताए, पर ये रिसोर्सेज के बारे में तो बता नहीं रहा है। ठीक है, वो किसकी बात कर रहा है, वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। तो जो हमें रिसोर्सेज के बारे में नहीं बता रहा बट जो हमारे साथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर डिफरेंस है। ठीक है, तो ये क्योंकि दोनों टर्म अलग हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट अलग हो गया और रिसोर्सेज अलग हो गए, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, किसके लिए उत्पादन करें की समस्या का संदर्भ करें, ये सब क्वेश्चन आपके पेपर के लिए। किसके लिए उत्पादन करें बच्चों, हम सभी जानते हैं समस्याएं सेंट्रल इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम होती है, सेंट्रली प्रॉब्लम, सेंट्रली इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो मेरे प्यारे बच्चों होती हैं वो की कौन कौन सी प्रॉब्लम होती हैं, सेंट्रल इकोनॉमी की 3 प्रॉब्लम होती हैं, यानी कि 3 परेशानियां होती हैं। और वो 3 परेशानियां क्या होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब बेटा क्या हो गया, व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब हो गया क्या उत्पादन करें। ठीक है, क्या उत्पादन करें। ठीक है, पहला आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें। ठीक है, पहली प्रॉब्लम हो गई व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें। दूसरी प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस किसके लिए उत्पादन करें। हाउ टू प्रोड्यूस क्या हो गया आपका, किसके लिए उत्पादन करें। ठीक है, तो किसके लिए उत्पादन करोगे। ठीक है, तो किसके लिए उत्पादन करें, हाउ टू प्रोड्यूस माने किसके लिए उत्पादन करें। और ये एक होता है आपका होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, एक हो गया आपका होम टू प्रोड्यूस, मतलब ओ सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, कैसे उत्पादन करें इसको लिखेंगे, कैसे उत्पादन करें। ठीक है, तो याद रखिएगा कैसे उत्पादन करें। ठीक है, ये इसकी प्रॉब्लम हो गई। अगला आता है होम टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस का मतलब हो गया किसके लिए उत्पादन करें। ठीक है, याद रखिएगा होम टू प्रोड्यूस क्या है, होम टू प्रोड्यूस का मतलब है किसके लिए उत्पादन करें, क्या उत्पादन करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और आपका आता है होम टू प्रोड्यूस किसके लिए उत्पादन करें। ठीक है, तो किसके लिए उत्पादन करोगे, घर बार भी बीवी बच्चे किसके लिए उत्पादन करोगे। ठीक है, या किसी और के लिए, है ना। तो उत्पादन किसके लिए एक्चुअली हम लोग करते हैं, तो हम एक्चुअली किसके लिए उत्पादन करते हैं। तो गाइज यहाँ पर सेंट्रली 3 प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, 3 प्रॉब्लम्स होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस क्या उत्पादन करें, क्या उत्पादन करें, लाइक गेहूं उगाएं, चावल उगाएं या कुछ और उगा लें। तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होती है जब हम सर्वे करते हैं। पीपीसी कर्व के द्वारा हम क्या उत्पादन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। जब हम किसी भी चीज का उत्पादन करते हैं ना, तो बच्चे हम इकोनॉमी में 2 चीजों का उत्पादन एक साथ नहीं कर सकते। जब हम एक को बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरा अपने आप डाउनफॉल हो जाता है, यानी कि वो गिर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपका हम एक साथ इकोनॉमी में 2 चीजों के प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते, हमें उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज एक साथ करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब होता है क्या उत्पादन करें। ठीक है, क्या उत्पादन करें की समस्या ये होती है कि भैया क्या उत्पादन करें, गेहूं उगा लें, चावल उगा लें, मक्का उगा लें, क्या उगा लें, तो उसको कहते हैं क्या उत्पादन करें। किसके लिए उत्पादन करें, यानी कि आपका कैसे उत्पादन करें की समस्या होती है टेक्नोलॉजी की। ठीक है, याद रखिएगा टेक्नोलॉजी, टेक्निक। ठीक है, नॉट टेक्नोलॉजी इज अ टेक्निक। ठीक है, इसका मतलब होता है टेक्निक। टेक्निक 2 प्रकार की होती है बेटा, कई बार मैंने आपको बताया है तकनीक। ठीक है, तकनीक। ठीक है, तकनीक, तकनीक आपका 2 प्रकार की है। एक है आपका श्रम गहन तकनीक, एक को आप क्या कहते हैं
श्रम गहन तकनीक, एक होती है आपकी श्रम गहन तकनीक, यू कैन ऑल्सो से लेबर इंटेंसिव टेक्निक, याद रखिएगा लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एक हो गई श्रम गहन तकनीक यानी कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक। दूसरा होता है पूंजी गहन तकनीक, दूसरे को हम क्या कहते हैं, पूंजी गहन तकनीक। पूंजी गहन तकनीक आपका क्या हो गया, पूंजी गहन तकनीक का मतलब हो गया कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है, ये आपका हो गया कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है, ये आपका हो गया कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है, ये आपका कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हो गया। तो एक आपका हो गया लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा हो गया कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक होती है बच्चे, कैसे उत्पादन करें की जो समस्या होती है ना कि कैसे उत्पादन करें, एक्चुअली हम लोग कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करोगे यार, कैसे उत्पादन करें की समस्या को अगर आपको सॉल्व करना है तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है यानी कि यू हैव द मैनी मनी, ठीक है, तो बहुत ज्यादा पैसा है आपके पास, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप जाओगे गो विद द आपका, आप किसके साथ जाओगे, आप इसके साथ जाओगे अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो, यानी कि ये आपका हमेशा डेवलप्ड एरिया में होता है, यानी कि आपका जहां पर डेवलपमेंट है, ऑलरेडी विकास हो चुका है, ठीक है, जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, ठीक है, तो उन एरियाज में हम यहाँ पे क्या करेंगे, उन एरियाज में हम जो बात करेंगे वो हम पूंजी गहन तकनीक की बात करेंगे। पर लेकिन यहाँ पर जो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हम जो बेटा बात करते हैं वो हम वहाँ करते हैं जहां पर ये हमारे रोजगार के स्तर को बढ़ाता है, याद रखिएगा रोजगार के स्तर को बढ़ाने में भी मदद करता है आपका श्रम गहन तकनीक, ठीक है। तो याद रखिएगा कैपिटल श्रम गहन तकनीक में मजदूर बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, मजदूर बहुत ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू मशीनरीज, पर लेकिन पूंजी गहन तकनीक में मशीनरीज बहुत ज्यादा होंगी, मजदूर कम होंगे। मान लीजिए एक जगह बहुत सारे मजदूर काम करते थे श्रम गहन तकनीक के, तो वहां पे एक ऐसी मशीन लेके आ गए जहां पे वो मशीन आपका 20 लोगों का काम एक बारी में कर देती थी और उस मशीन पे लगाने सिर्फ 2 लोग हैं, तो मतलब कंपनी ने क्या किया, उन 20 लोगों को हटा के एक मशीन ला के रख दी। अब क्या हो गया उससे, अब 2 लोग लगेंगे, बस 2 लोग बचे, यानी कि 20 में से 18 लोग बेरोजगार हो गए। 18 लोगों को क्या हो गया, बेरोजगारी आ गई। क्यों क्यों आ गई बेरोजगारी, उसका कारण है ना यार, अब इतने सारे लोग वहां पे करेंगे भी तो क्या करेंगे, तो उस चक्कर में वो हो गया, ठीक है। तो ये होता है कैसे उत्पादन करें, ठीक है। इसके बाद आता है होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस का मतलब है किसके लिए उत्पादन करें, आपके लिए करें, मेरे लिए करें, या किसके लिए उत्पादन करें, है ना, किसी के लिए भी उत्पादन हो सकता है, आप मैं तुम, किसके लिए करेंगे उत्पादन, कौन वो, ठीक है। तो किसके लिए उत्पादन यानी कि मेरे फ्रेंड्स हाउ होम टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस का मतलब हो गया किसके लिए उत्पादन करें, ठीक है। इज इट क्लियर, ओके गाइस, तो सभी को क्लियर होगा, ठीक है। चलो उत्पादन संभावना वक्र क्या है बच्चों, मैं पढ़ा चुकी हूँ आप सभी को, मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है, ओके। Which economy divide economics in a two branches of micro and macro on the basis of economic activity? किस अर्थशास्त्री ने यानी कि कौन से अर्थशास्त्री ऐसे थे जिन्होंने आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थशास्त्र को सूक्ष्म और स्थूल 2 अर्थव्यवस्थाओं में बांट दिया? मार्शल रिकार्डो, आपका आपका मार्शल रिकार्डो या फ्रिशो, तो किसने ऐसा किया था, जरा मुझे आंसर करेंगे कौन से ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने ये एक्टिविटी करी थी। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, which economists divide economics into 2 branches of micro and macro on the basis of economic activity? बेटा इसे दो भागों में आपका जो बांटा गया था वो 1993 में बांटा गया था, ठीक है, 2 भागों में इसे डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। 2 भागों में जब डिवाइड किया गया तो मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल इनका पूरा नाम है, इनका जो पूरा नाम है वो है आपका एल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। तो एल्फ्रेड मार्शल जो थे इन्होंने इकोनॉमिक्स के अंदर जो दिए हैं
वो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स दिए हैं, याद रखिएगा। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो दिए गए हैं वो एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिए गए हैं, जिसे हम सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एल्फ्रेड मार्शल ने दिए हैं, ठीक है, जिसे हम सिद्धांत के नाम से भी बेटा जानते हैं, ठीक है। तो ये किसके द्वारा दिए गए, ये आपका एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। बट लेकिन आपका इकोनॉमिक्स इज द वेल्थ ऑफ साइंस, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज द वेल्थ, मतलब इकोनॉमिक्स इज अ वेल्थ ऑफ साइंस, मतलब आपका अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। यहाँ पे ये भी बोला कि आपका अर्थशास्त्र, ये याद रखिएगा, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, याद रखिएगा, धन का विज्ञान है। ये आपका 1776 में, याद रखिएगा, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। 1776 के अंदर एल्फ्रेड मार्शल ने बोला था, ठीक है, याद रखिएगा। आपका सॉरी, एडम स्मिथ ने बोला था। एडम स्मिथ ने किताब में लिख करके ये बोला था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। 1776 में एडम स्मिथ, जिसे हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, जिसे हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो रिकार्डो हो गया, ये आपका रगनर फिशर, जो रगनर फिशर थे, उन्होंने बेसिकली इकोनॉमिक्स को दो भागों में डिवाइड कर दिया था। एक को आपने क्या बोला, उन्होंने एक को बोला कंप्लीटली, बच्चों जब दो की बात होती है ना, तो जब मैं दो की बात करती हूँ, ठीक है, दो की बात करूँ, मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करती हूँ, मैं माइक्रो की बात करती हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है बेटा, इसको हम कंप्लीटली प्राइस थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, प्राइस थ्योरी के नाम से जानते हैं, कीमत सिद्धांत कहते हैं, ठीक है, कीमत सिद्धांत कहते हैं। और इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी तीन ही होते हैं, ठीक है। तो इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, वो तीन कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ठीक है, इसके तीन कंपोनेंट होते हैं, याद रखिएगा। इसके अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं, ठीक है, तो इसके मैं कंपोनेंट की बात करूं तो तीन कंपोनेंट इसके अंदर आते हैं। एक होता है उपभोक्ता उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, ठीक है, एक को हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, ठीक है, या यू कैन से कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी, ठीक है। एक हो गया आपका उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी। दूसरा आता है आपका उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। दूसरा आ गया आपका उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, यू कैन से आपका, आप इसे क्या कह सकते हो, आप इसे उस नाम से भी जान सकते हो, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। आपका प्रोड्यूसर आपका बिहेवियर थ्योरी, ठीक है। थर्ड जो हो गया आपका, थर्ड वन आपका क्या हो जाता है बच्चे, आपका कीमत निर्धारण। थर्ड वन को हम क्या कहते हैं, कीमत निर्धारण आपका तीसरा कंपोनेंट होता है, यानी कि प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में आप प्राइस डिटर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। तो बच्चे इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स एक प्राइस थ्योरी है, जिसमें तीन कंपोनेंट्स आते हैं, आपका उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत और आपका कीमत निर्धारण, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द प्राइस थ्योरी। तो इकोनॉमिक्स को हम किस नाम से जानेंगे, प्राइस थ्योरी। बट अगर वहां पे मैं बात करती हूँ दूसरे वाले की, तो वो हमारा क्या हो जाता है बेटा, वो हमारा हो जाता है आपका इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखेगा, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी आपका मैक्रो है, ठीक है। तो ये याद रखेगा, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी आपका क्या हो गया, मैक्रो है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत और आपका कीमत निर्धारण। देखिए उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत क्या होता है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत होता है कि एक उपभोक्ता के लिए क्या जरूरी है, उपभोक्ता के लिए जरूरी होती है उसकी डिमांड, ठीक है, उसकी डिमांड, यानी कि वो किन चीजों की डिमांड कर रहा है, कैसे डिमांड कर रहा है, कितनी डिमांड कर रहा है, तो वो उसके लिए जरूरी होती है। तो उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में हमेशा डिमांड को प्रिटेंटेड किया जाता है, डिमांड के बारे में ही बात की जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के नाम से हम लोग जानेंगे, ठीक है। डिमांड पे वर्क करेगा, और इसका जो होता है ना कि ऐसा क्या काम किया जाए कि रिसोर्सेज को, यानी कि ये हमेशा मतलब संसाधनों के प्रयोग से मतलब संसाधनों का जो प्रयोग है कि आप उसे कैसे प्रयोग करते हैं, उस थ्योरी को डिफाइन करता है, जिसमें आपके ये भी आपके तीन तरह के दिए जाते हैं, एक आपका फुल हो गया, एक आपका लेस हो गया और एक आपका डेवलपमेंट हो गया, ये आपको आता ही होगा।
ठीक है, एक आपका फुल हो गया, एक हो गया लेस, और एक हो गया डेवलपमेंट। तो ये उससे रिलेटेड है कि मतलब हाउ टू यूज रिसोर्सेज, कि हम इसे रिसोर्सेज को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सर यहाँ पे वो भैया होंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि बेसिकली जब हम बात करेंगे गाइस, जस्ट 2 मिनट्स। ओके, जब हम इस एंटायर सिस्टम की बात करेंगे गाइस, तो वहां पर हम ये सीख पाएंगे एक्चुअली कि आपका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम ये सारी चीजें, दिस वन दिस वन दिस वन, ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे में बात करेंगे नेक्स्ट में। पर जब हम उत्पादक व्यवहार सिद्धांत की बात करते हैं, यानी कि जब हम उत्पादक व्यवहार सिद्धांत की बात करेंगे, तो आपका प्रॉफिट की बात करेंगे, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की बात करेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। इसके बाद जब हम कीमत निर्धारण की बात करेंगे, तो कीमत निर्धारण में बच्चों याद रखिएगा कि डिमांड और सप्लाई फोर्सेस की वजह से, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, जो हमारी डिमांड एंड सप्लाई होती है, डिमांड एंड सप्लाई से हम मार्केट का इक्विलिब्रियम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, मार्केट का इक्विलिब्रियम बनाने के लिए ना एक्चुअली जरूरत ही डिमांड सप्लाई की होती है। ठीक है, डिमांड और सप्लाई के बिना आप मार्केट को इक्वलेट कैसे करोगे, उसका इक्विलिब्रियम बनाने के लिए डिमांड सप्लाई फोर्सेस दोनों ही चाहिए होती हैं। तो उसे इक्विलिब्रियम बनाने के लिए आपको तीसरी थ्योरी की जरूरत होती है। तो ये एंटायर सिस्टम, इसके ऊपर ही आपका सराउंडिंगली पूरा इकोनॉमिक्स घूम रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये ऐसे ही पूरा सराउंड एक सर्कल है। लाइक देखो, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ ना, अगर मैं एक ग्राफ पे भी इस चीज को ले लूं, ठीक है, एक ग्राफ पे भी अगर मैं इस चीज को आपको बताऊं, तो ये पहले ऊपर जा रही है कोई चीज, फिर वो नीचे आ रही है, फिर वो ऊपर जा रही है, फिर वो नीचे आ रही है। मतलब अगर वो नेगेटिव चली गई, ठीक है, याद रखिएगा, अगर वो नेगेटिव चली गई तो हमारी इकोनॉमी का डाउनफॉल, मतलब अगर हमारी इकोनॉमी खत्म हो जाती है। तो बच्चे इकोनॉमी की ये सिचुएशन होती है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। तो एल्फ्रेड मार्शल के बारे में, तो द करेक्ट आंसर इज आपका जो हो जाएगा वो आपका रिगर फिशरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टडी अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पे किया जाता है। तो गाइस, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये इंडिविजुअल एंड एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड आपका जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी बड़ी, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, इन सभी की स्टडी करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है जिसका इफेक्ट होल कंट्री पर आपका नहीं पड़ता, किसी भी एक इंडिविजुअल पर पड़ता है ना, तो होल कंट्री पे उसका इफेक्ट नहीं होता। दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, इंडिविजुअल यूनिट, इकोनॉमिक एग्रीगेट, नेशनल इनकम। तो गाइस, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इंडिविजुअल इकोनॉमी की, तो इंडिविजुअल इकोनॉमी यानी कि व्यक्तिगत इकाई हो जाएगा। अगर आपका इकोनॉमिक एग्रीगेट की बात करती हूँ, तो ये समग्र को दिखाता है। ठीक है, समग्र को दिखाता है, यानी कि होल इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करेगा। और होल इकोनॉमी तो हमारा होता नहीं है ना, होल इकोनॉमी इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र का आपका मुद्दा हो जाता है फिर वो। ठीक है, मैक्रो का आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम पूरी कंट्री की निकाली जाती है। ठीक है, इसके बाद नन ऑफ दिस, ये तो हो ही नहीं सकता है ना, तो करेक्ट आंसर इज दैट। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स डिवाइडेड इकोनॉमिक्स टू ब्रांचेस, आपका रेगर फिशर, ये हो गया। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी आर इंक्लूड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब बोला गया है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं। मतलब देखिए, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में कौन सी आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है। और इनमें से कौन सा इकोनॉमिक का सब्जेक्ट नहीं है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है, पहला आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू अनलिमिटेड वांट्स, असीमित आवश्यकताओं से संबंधित आर्थिक गतिविधियां, यानी कि वेयर द ह्यूमन वांट्स एंड डिजायर आर मोर देन, मतलब बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि ह्यूमन वांट्स एंड डिजायर्स। ठीक है, तो ह्यूमन वांट्स एंड डिजायर्स, ठीक है, तो ह्यूमन वांट एंड
डिजायर्स आपका हमेशा अनलिमिटेड ही रहती हैं। पर अगर मैं यहाँ पर इसी की बात करूं, बट द रिसोर्सेज गाइस, रिसोर्सेज आपके लिमिटेड हैं, ठीक है, याद रखिएगा रिसोर्सेज आपके क्या हैं, रिसोर्सेज आपके कंप्लीटली लिमिटेड है, ठीक है, रिसोर्सेज आपके कंप्लीटली क्या है, लिमिटेड है, बट ह्यूमन वांट्स एंड डिजायर्स कंप्लीटली अनलिमिटेड है, ठीक है। दूसरा आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू द लिमिटेड रिसोर्सेज, एक सीमांत संसाधनों के साथ होती हैं, यानी कि आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी सीमांत नहीं सीमित, सीमित संसाधनों के साथ संबंधित गतिविधियां, तो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट गाइस, ठीक है, तो आपका सी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा बोथ। देखिए सारा का सारा परेशानी क्या है, पूरी प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी की, सबसे बड़ी इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम है ना वो यही है कि हमारी जो इकोनॉमी होती है ना, हमारी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरीके से अनलिमिटेड है, मतलब लिमिटेड है। मतलब अगर आप अपनी सैलरी की भी बात करते हो ना, मान लो मैं 1,000 कमाती हूँ, 2,000 या कितना भी वट अगर हम कमाते हैं, तो अगर हम 10,000 भी गाइस अगर हम कमाते हैं ना, तो हमारी 10,000 वाली इच्छाएं नहीं होगी, हमारी इच्छाएं 20-30,000 वाली होंगी, ठीक है। तो एक ह्यूमन वांट्स है कि भैया आप अगर इतना कमा रहे हो तो वो इतना चला जा रहा है, यानी कि उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा आपकी बढ़ती चली जा रही हैं, ठीक है, तो ये ह्यूमन एक बिहेवियर होता है, ह्यूमन वांट्स होती हैं, ओके। अगला आता है ऑन विच ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम हैज बीन इंस्टॉल्ड, मतलब आर्थिक समस्याओं की किस आधार संरचना पर स्थापित किया गया, आर्थिक समस्याओं को किस आपका आधार संरचना पर आधारित किया गया, अनलिमिटेड वांट्स लिमिटेड रिसोर्सेज बोथ, तो यह भी मैंने आपको बताया था, तो बोथ हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल बिलोंग्स टू, एक जो आपका माइक्रो जिसका शब्द है वो उसका मतलब होता है छोटे से संबंधित है, तो ये किससे बिलोंग, अरेबियन वर्ड है यानी कि अरबी शब्द है, ग्रीक वर्ड है, जर्मन वर्ड है या इंग्लिश वर्ड है, तो माइक्रो हो गया ये एक ग्रीक वर्ड है, ओके। तो याद रखिएगा माइक्रो का मतलब होता है छोटा, स्मॉल, ठीक है, छोटा या यू कैन से स्मॉल, इसमें आप किसी भी एक इंडिविजुअल की स्टोरी, मैंने ये सारी चीजें बता दी, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ह्यूमन वांट्स आर इन मतलब ह्यूमन वांट्स आर आपका ह्यूमन वांट्स आर आपका इनफिनाइट, मतलब ह्यूमन वांट्स आपकी अनंत होती हैं, वो कभी खत्म नहीं होती, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, स्कार्सिटी प्रॉब्लम गिव्स बर्थ टू द चॉइस, मतलब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब स्कार्सिटी कमी की समस्या पसंद को जन्म देती है, मतलब आपका प्रॉब्लम हो जाएगा ऑल। बच्चे यहाँ पे जब हम बात करते हैं ना स्कार्सिटी की, याद रखिएगा जब मैं बात करूंगी स्कार्सिटी, ठीक है, जब मैं स्कार्सिटी की बात करूंगी, स्कार्सिटी का मतलब होता है दुर्लभता या यू कैन से कमी, ठीक है, आप इसे दुर्लभता या कमी कह सकते हो, स्कार्सिटी का मतलब है दुर्लभता या कमी, दुर्लभता या कमी का मतलब क्या होता है, दुर्लभता या कमी का मतलब होता है कि जहां पर रिसोर्सेज आपके स्कार हैं, रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा कम है, तो वो आपकी स्कार्सिटी है, रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, तो वो आपकी कंप्लीटली स्कार्सिटी हो गई। अगला क्वेश्चन है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइलेंट फीचर ऑफ फैक्टर्स, दीज आर लिमिटेड, ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, अर्थशास्त्र व्यवस्था में केंद्रीय समस्या कौन सी है, मतलब आपका एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब केंद्रीय समस्या कौन सी है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज संसाधनों का आवंटन, ठीक है, केंद्रीय समस्या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज संसाधनों का इष्टतम प्रयोग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास, या ये सभी। अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या क्या है, संसाधनों का आवंटन करना, हाउ टू यूज योर रिसोर्सेज, ठीक है, हाउ टू यूज योर रिसोर्सेज, इसमें आपके 3 फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, इसमें आपके 3 फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, इसमें आपका एक हो जाता है फुल यूटिलाइजेशन, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक आपका हो गया फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, यानी कि संसाधनों का पूर्ण प्रयोग, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे फुल यूटिलाइजेशन। एक होता है आपका लेस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, ये लेस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज संसाधनों का निम्न प्रयोग, ठीक है, लेस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज संसाधनों का निम्न प्रयोग। एक होता है आपका डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, एक होता है आपका डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज,
डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज का मतलब हो गया संसाधनों का विकास, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका संसाधनों का आपका कंप्लीटली विकास हो गया। तो आपका फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, लेस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड आपका डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये आपका आवंटन 3 तरीके से आवंटित किए जाते हैं। पर लेकिन संसाधनों का जो इष्टतम प्रयोग बोला गया है यहाँ पे, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, वो ये वाला है, ठीक है। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज 10/10 की सिचुएशन, ये सिचुएशन है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर हम संसाधनों को पूर्ण तरीके से यूज करेंगे, अच्छे से यूज करेंगे, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। उसके साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा क्या? जब आप रिसोर्सेज को अच्छे से काम कर रहे हो, यूज कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों नहीं होगा? वो तो अपने आप ही हो जाएगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होता है? जब हम रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाएगा। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार है आर्थिक गतिविधियों का? प्रोडक्शन, ठीक है, खनन, कंजप्शन, एक्सचेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये सभी हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू, मतलब आर्थिक समस्या मूल रूप से किस कारक से संबंधित है? चॉइस यानी कि विकल्प की समस्या है, कंज्यूमर सिलेक्शन उपभोक्ता का चयन, फार्म सिलेक्शन, या नन ऑफ दिस। तो देखिए विकल्प की समस्या है, ठीक है, विकल्प की, चॉइस की प्रॉब्लम है। चॉइस यानी कि अल्टरनेटिव चॉइसेस, हाउ टू चॉइस, हम रिसोर्सेज को कैसे चॉइस करें, यानी कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन कौन से रिसोर्सेज बेटर हैं, कौन से खराब हैं, कौन से अच्छे हैं, हाउ टू डिफाइन इट, ठीक है। तो हम उसे नहीं कर सकते, तो विकल्प की समस्या। इकोनॉमिक में बी क्लासिफाइड एज, इकोनॉमी को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स। तो हमारी इकोनॉमी तो बच्चे बहुत ही है। देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या हो गई? कैपिटल इकोनॉमी वो इकोनॉमी हो गई जो आपका बहुत ही ज्यादा पूंजीवादी होती है, पूंजी है, धन है, संपत्ति है, अदरवाइज। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या हो गई? जहाँ पे सोशल वेलफेयर के लिए काम करेगी, बहुत ज्यादा सोशली वेलफेयर के लिए वर्क कर रही है, तो वो सोशल इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या हो गई? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? जहां पर आपका वेयर द पब्लिक, याद रखिएगा पब्लिक एंड, याद रखिएगा पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ आर को एग्जिस्ट, जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही को एग्जिस्ट करते हैं, वो इकोनॉमी आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी होगी। और मिक्स्ड इकोनॉमी 1956 से लेकर 1961 के सेकेंड 5 ईयर प्लान, यानी कि सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान इसे उभारा गया था, ठीक है। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान ही ये उभरी थी। और इस प्लान को हम लोग, याद रखिएगा, इस प्लान को हम पीसी महालोनोविस, याद रखिएगा पीसी महालोनोबिस मॉडल के नाम से भी बेसिकली जानते हैं। पीसी महालोनोविस मॉडल के भी नाम से जानते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान को। और ये भी याद रखिएगा ये पूरी तरह से इंडस्ट्रीज पे बेस्ड था, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन पे इसने फोकस किया और ये इंडस्ट्रीज पर ही बेस्ड था, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज पे बेस्ड था, इसने इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया। ओके गाइज, तो इंडस्ट्रीज पे बेस्ड था, इंडस्ट्रियलाइजेशन को इसने फोकस किया और इंडस्ट्रियलाइजेशन को ही इसने कंट्रोल किया। बट अगर मैं एक ऊपर चली जाऊं, मैं अगर बात करती हूँ 1951 टू 1956 की, तो वो आपका हेरोड डॉमर मॉडल पे बेस्ड था, पर लेकिन वो इंडस्ट्रीज पे वो वर्क नहीं किया था, ठीक है। और हमारी अर्थव्यवस्था, हम क्या है, हम एक डेवलपिंग कंट्री में, डेवलप कंट्री तो नहीं है हमारी, जितनी भी डेवलप्ड कंट्री होती हैं, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री हमेशा जो वर्क करेगी वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे वर्क करती है। कौन सी इकोनॉमी? आपका डेवलप्ड, ठीक है। तो डेवलप्ड हमेशा किस पे वर्क करती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे, ठीक है। तो डेवलप्ड हमेशा किस पे वर्क करेगी? जहां पर जो डेवलप्ड इकोनॉमी है। इंडिया की इकोनॉमी कैसी है? मिक्स। तो ये आपका कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? ये डेवलपिंग पे भी आपका करेगी, याद रखिएगा ये डेवलपिंग पे भी करेगी। और इंडिया क्या है? डेवलपिंग कंट्री है। सोशलिस्ट इकोनॉमी कंप्लीट होल कोई इकोनॉमी हो ही नहीं सकती है गाइस। ऐसा अगर आप सोचें कि कोई भी इकोनॉमी सोशलिस्ट हो सकती है, तो नहीं ऐसा हो सकता। कोई भी इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी एटलीस्ट हो ही नहीं सकती। कारण क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आपको काम करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो पैसा आप कहाँ से वो करोगे ना, तो वो जरूरी है कि आप कोई भी इकोनॉमी
इकोनॉमी करने के लिए आप पूरी तरह से सोशलिस्ट तो हो ही नहीं सकते हो। गाइस देखिए, जब भी सरकार कोई काम करती है ना, तो सरकार भी हमेशा याद रखिए, सरकार कोई भी काम करे, एक्स वाई जेड वट एवर वो क्या काम कर रही है, सरकार जब काम करती है तो वो हमेशा इस चीज के लिए वर्क करती है, ये बात याद रखिएगा। वो कोई भी काम कर रही है तो वो साथ में अपने दोनों मोटिव रखेगी, यानी कि आपका याद रखेंगे यहाँ पे वो अपना यहाँ पे वो दो मोटिव रखेगी। एक दो वो आपका मिक्स्ड भी रखेगी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी। और दूसरा वो कौन सा मोटिव रखती है, दूसरा वो आपका क्या मोटिव रखेगी, सोशल इकोनॉमी, ठीक है, सोशल इकोनॉमी। ओके गाइस, तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या हो गई, मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पे सोशल दोनों सेक्टर काम करते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था जब काम करती है ना, वो मिक्स्ड पे काम करती है हमारी अर्थव्यवस्था पर, लेकिन हम लोग सोशल वर्क भी करते हैं, तो इसका मतलब क्या हम सोशल इकोनॉमी नहीं है। अगर हम मिक्स्ड पे काम कर रहे हैं तो क्या हम कंप्लीटली एक मिक्स्ड इकोनॉमी की तरह काम कर रहे हैं, सोशल हम कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो हमारी इकोनॉमी है, हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम मिक्स्ड इकोनॉमी में भले ही काम कर रहे हैं, पर लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर जब काम किया जाता है ना गाइस, मान लीजिए कोई भी वट एवर काम है, तो जब हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर काम किया जाता है, मान लो मोदी जी हैं, मोदी जी काम करते हैं, तो क्या सिर्फ वो आपका मिक्स्ड इकोनॉमी देखते हुए काम करते हैं, मोदी जी काम करते हैं तो वो सोशल फैक्टर को भी देखते हैं, या कोई भी गवर्नमेंट अगर काम करती है तो वो सोशल फैक्टर को भी देखती है। मान लीजिए कोई भी रोड टूटी हुई थी, फॉर एग्जाम्पल कोई भी रोड टूटी हुई थी जिसमें कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा था, कोई भी डेवलपमेंट वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा था, वो रोड पूरी की पूरी तरह से टूटी हुई थी, तो वहां पे सरकार ने क्या किया, भैया रोड टूटी हुई थी, रोज लोग लुढ़क जाते थे, कोई गाड़ी चलाते लुढ़क गया, कोई कैसे लुढ़क गया, कोई कैसे लुढ़क गया, मतलब सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, ठीक है। मतलब आप चल रहे थे, आपका एक्सीडेंट हो गया, कोई और जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, मतलब उस रोड में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक नया रोड बनवा दिया यार, है ना। तो उस कंडीशन में अब क्या होता है, उस कंडीशन में अब हम क्या करेंगे, तो गाइस उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम सोशल इकोनॉमी, मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नई रोड बनवा दी, नई रोड बनवाने से तो गवर्नमेंट ने अपना फर्ज पूरा किया, इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा, उसको तो खर्चा ही खर्चा हो गया। पहली बात तो गवर्नमेंट का काम है देश को डेवलप करना, ठीक है, तो पर खर्चा हुआ, पर अब वो उसके खर्चे की भरपाई कैसे करेगा, उसको भरपाई करने के लिए उसने वहां पे टोल टैक्स बना दिए, टोल टैक्स बना दिए, अब वो टोल टैक्स के थ्रू अपने खर्चों की क्या करने लग जाएगा, भरपाई करने लग जाएगा। अब क्योंकि उसने टोल टैक्स बना दिए हैं तो वो अपने खर्चों की क्या करेगा, भरपाई करेगा। तो गवर्नमेंट ने इसलिए दो मोटिव पूरे करे, एक तो उसने क्या किया, एक तो उसने वहां पे कैपिटलिज्म किया, ठीक है, याद रखिएगा, कैपिटलिज्म किया, एक तो वहां पे उसने कैपिटलिज्म किया, क्या की उसने रोड सही करी, ठीक है, रोड सही करी, पर वहीं पे उसने जब वो टूल बनाया ना, टूल बनाया तो उसने यहाँ पर भी काम कर लिया, यानी कि सोशल को भी उसने वो मैनेज कर लिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट अगर इस तरीके से काम करती है तो ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं, ऐसी इकोनॉमी को हम बेसिकली कैपिटलिस्ट और ये इकोनॉमी कहते हैं। अगला आता है हमारा, विच ऑफ द इन विच इकोनॉमी डिसीजन आर टेकन इन द बेसिस ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म, किस अर्थव्यवस्था में मूल्य तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, किस अर्थव्यवस्था में आपका प्राइस मैकेनिज्म, विच इकोनॉमी डिसीजन आर टेकन द प्राइस मैकेनिज्म, मतलब मूल्य के आधार पर लिए जाते हैं, तो बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी ही है, ठीक है, याद रखिएगा, वो आपका मिक्स्ड इकोनॉमी होती है जिसमें हमारा आपका डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के ऊपर डिसीजन लिए जाते हैं, याद रखिएगा, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के ऊपर मिलकर आपके डिसीजंस लिए जाते हैं। आपको अगर एक कर्व याद हो तो मैंने बताया था वेयर द डिमांड, यहाँ पर अगर मैं एक कर्व बनाऊं, ठीक है, तो मैंने ये सप्लाई का कर्व बना दिया, ठीक है, ये मैंने डिमांड का कर्व बना दिया, ठीक है, तो ये आपके इस बिंदु पर इनका इक्विलिब्रियम हो गया, क्या हो गया, इनका इक्विलिब्रियम हो गया। तो मान लीजिए इस बिंदु का नाम है 15, ठीक है, ये कितने पे है, 15 पे है, ठीक है, इक्विलिब्रियम हो गया। तो यहाँ पर जब मैं दूसरा कर्व, जैसे मैं प्राइस कर्व ड्रॉ कर रही हूँ, तो याद रखिए ये जो 15 की यूनिट है, यानी कि ये वाली जो 15 यूनिट है, यहाँ से चल के यहाँ पे आएगी, अगर ये 15 है तो वो आपका प्राइस यूनिट बन जाती है। और ऐसा मिक्स्ड इकोनॉमी में होता है जहाँ पे आपका दोनों ही इकोनॉमी को एग्जिस्ट करती हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी वेयर द प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर बोथ आर को एग्जिस्ट, ठीक है, तो उसे दोनों ही बोथ आर को एग्जिस्ट। द स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल्स, मतलब देखिए जो होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो ढलान होता है वो कहाँ गिरता है, फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट,
फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, फ्रॉम द बॉटम टू टॉप। मतलब देखिए बाएं से दाएं जाता है, यानी कि बाएं से दाएं, दाएं से बाएं जाता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है, या नीचे से ऊपर की ओर होता है। तो बच्चे देखिए हम सभी जानते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज दैट कर्व। देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, जो टू गुड्स के, याद रखिएगा, टू गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को दिखाता है। याद रखिएगा पॉसिबल, ठीक है, टू गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन को दिखाता है, कॉम्बिनेशन को शो करता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जो दो वस्तुओं के पॉसिबल कॉम्बिनेशन को दिखाएगा, दो वस्तुओं के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को शो करता है, उसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्योंकि टू गुड्स के उससे बनता है, तो इसका स्लोप जो होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है, ये ऊपर से ऐसे करके नीचे गिरता हुआ बनता है, ठीक है। तो ये आपका पीपीसी हो गया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हो गया, ठीक है। तो पीपीसी इस तरीके से आपका बनता है। तो पहली बात तो ये हमेशा याद रखिए, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से जा रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो बच्चे इसको मैं क्या कहूँगी, ये हमारा इस तरीके से जब जा रहा है ना, ये चीज, तो ये होता है आपका ऊपर से नीचे, ठीक है, इसको हम कहेंगे ऊपर से नीचे जा रहा है। और याद रखिएगा ये कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है, याद रखिएगा कॉनकेव टू द ओरिजिन, ठीक है, कॉनकेव टू द ओरिजिन, यानी कि ये जो जीरो है ना इसके डायरेक्ट में आता है ये कर्व, ठीक है, इस डायरेक्ट में बेसिकली ये कर्व आता है, इसीलिए इस कर्व को कॉनकेव टू द ओरिजिन कहा जाता है, ठीक है, कॉनकेव टू द ओरिजिन। ओके, कॉनकेव टू द ओरिजिन का मतलब होता है जो आपका ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि वो इस तरीके से आपका जो राउंड ले रहा है, ठीक है, लाइक धनुष बाण होता है, ठीक है, ये आपका ऊपर से नीचे की जो कर्व आ रहा है ये आपका कॉनकेव कर्व होता है। अगर हाँ यही कर्व अगर आपका इस तरीके से बनता फॉर दिस लाइक, ठीक है, तो मैं इसे क्या कहती, कॉन्वेक्स कहती, ठीक है, तो ये आपका कॉन्वेक्स हो गया। बट अगर ये इधर को जा रहा है तो ये कॉनकेव है। और याद रखिएगा कॉन्वेक्स है बट लेकिन इस तरीके का जो कर्व बनता है इसे इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, आईसी वक्र कहते हैं, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व हमेशा शो करता है कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन लेवल को, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और मैंने ये भी बताया था हायर इंडिफरेंस कर्व सो द हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये भी याद रखिएगा यहाँ पर। तो ये जितना भी ज्यादा होगा तो याद रखिएगा हायर इंडिफरेंस कर्व सो हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, याद रखिएगा हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है, हायर इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज सो हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो हायर इंडिफरेंस कर्व हमेशा हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है, ठीक है। वेल उम्मीद करती हूँ ये सारा आपको क्लियरली समझ आ गया है। तो हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के लिए हायर इंडिफरेंस कर्व हम लोग ड्रॉ करते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉन्केव टू द एक्सेस, कॉन्वेक्स टू द एक्सेस, पैरेलल टू द एक्सेस, वर्टिकल। तो ये अभी हमने बनाया था इस तरीके से ये वाला, ठीक है, तो ये आपका क्या था, ये आपका कॉन्वेव, ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। तो ये एक्स एक्सिस के क्या होता है, कॉन्केव होता है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज कॉन्केव। मेंशन द नेम ऑफ कर्व विच शो द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मतलब एक ऐसा कर्व जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को दिखाता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम है मतलब ये आप ये कह सकते हो कि जो हमारे संसाधनों की परेशानी को दिखाता है। प्रोडक्शन कर्व, डिमांड कर्व, इंडिफरेंस कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन वक्र, मांग वक्र, उदासीन वक्र, इसे आप अनादिमान वक्र भी कह सकते हैं, इसको हम अनादिमान वक्र भी कहते हैं, अनादिमान वक्र, या आप इसे तटस्थ वक्र, इन सभी के नाम से बेसिकली ये जाना जाता है। कई सारे इसके नाम है, अनादिमान, तटस्थ, इंडिफरेंस, तो कई सारे नामों से हम इस वक्र को जानते हैं, ठीक है। तो ये वक्र कई सारे नामों से क्योंकि जाना जाता है। तो बच्चे देखिए रिसोर्सेज, आर्थिक समस्या, आर्थिक समस्या क्या है, आर्थिक समस्या है क्या हमारी, जो आर्थिक समस्या है वो ये है, मैं बता दूं, आर्थिक समस्या क्या है आपका, लिमिटेड रिसोर्सेज, कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। आर्थिक समस्या हमारी क्या है, आर्थिक समस्या ये है कि रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट किया जाए कि ये अनलिमिटेड रिसोर्सेज में भी काम चल जाए, ठीक है। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये हमारी एक्चुअली जो है ये हमारी एक आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हम ये कहते हैं, मैंने बार बार आपको बोला कि हम इकोनॉमी के अंदर एक साथ दो चार चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है, हमें वो करना पॉसिबल ही नहीं है। एक साथ कई सारी चीज़ों को प्रोडक्शन करना बहुत मुश्किल है यार, एक साथ कई सारी चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं हो सकता है।
ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, अगर मान लीजिए मैं एक का उत्पादन बढ़ाना चाहती हूँ तो मुझे दूसरे का उत्पादन गिरना पड़ता है। ठीक है, तो एक का उत्पादन बढ़ाने के लिए मुझे दूसरे का वो क्या करना पड़ेगा, उत्पादन घटाना ही पड़ेगा। देयर इज नो चॉइस गाइस, कोई चॉइस नहीं है मेरे पास कि मैं अगर एक को अप करना चाहती हूँ तो मैं दूसरे को नीचे डाउन करूंगी। ठीक है, तो एक को बढ़ाने के लिए मुझे दूसरा घटाना पड़ता है। तो यहाँ पे आता है लिमिटेड रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इसमें आता है। तो हमारा देखिए, हम सभी को पता है कि आपका जब हम एक पीपीसी कर्व में आते हैं तो हमें दो वस्तुएं हमें दी होती हैं और हमें दोनों वस्तुओं के थ्रू काम करना होता है, पर हम दोनों वस्तुओं से काम कहाँ कर पाते हैं, नहीं कर पाते हम दोनों वस्तुओं से काम। तो उस कंडीशन में हम एक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे का प्रोडक्शन डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम एक का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरे का डाउन कर देते हैं, दूसरे का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो हम पहले का डाउन कर देते हैं, और ऐसा हम अनादिमान वक्र में करते हैं, सॉरी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में करते हैं। पर अगर मैं वहीं इंडिफरेंस कर्व की बात करूं तो इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज सो द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, सो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, सो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये सेटिस्फेक्शन के लेवल को शो करने का काम करता है, इसका काम श्री संसाधनों का नहीं होता है। ठीक है, सो द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन के लेवल को शो करेगा, इसका दूसरा और कोई काम नहीं है, बस कंज्यूमर का एक जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है उसके बारे में ये बात करेगा। सो वेल, आई होप आपको मेरी बात ये क्लियरली समझ आ गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडी अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट पूर्ण रोजगार, टोटल प्रोडक्शन यानी कि आपका कुल उत्पादन, या ये सभी। तो गाइस नन ऑफ दीज यानी कि आपका ऑल ऑफ दीज है, यानी कि उपरोक्त में से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। जितना भी ऐसा मुद्दा है ना यार जिससे पूरी कंट्री इफेक्ट आ रही है, आप इफेक्ट हो रहे हो, मैं इफेक्ट हो रही हूँ, हम सभी इफेक्ट हो रहे हैं, होल निश आपका होल कंट्री इफेक्ट हो रही है, वो सारा ही आपका समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही आपका लेवल होता है। सो दैट गाइस आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ गई है, क्लियर हो गई है, इट्स अ क्रिस्टली क्लियर। तो वेल उम्मीद करूंगी कि आपको मेरी बात क्लियर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इनमें से माइक्रो इकोनॉमिक्स का ब्रांच क्या है। तो आता है प्रोडक्शन, प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन, उत्पादन मूल्य निर्धारण, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, कारक मूल्य निर्धारण, या आपका आता है इकोनॉमिक वेलफेयर यानी कि आर्थिक कल्याण, या इस सभी। तो बच्चे उत्पाद मूल्य निर्धारण इसका मेन होता है। ठीक है, उत्पाद का, इसीलिए इसको कहते हैं प्राइस थ्योरी। ठीक है, इसीलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं, प्राइस थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट्स आल्सो नोन एज द प्राइस थ्योरी। अगर समष्टि अर्थशास्त्र की बात करेगा तो इनकम एंड आपका एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक है, अगर उसकी बात करेगा तो वो हमारा बन जाता है इनकम एंड ठीक है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से हम लोग उसे जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये सभी सोर्स हैं आपका लैंड, लेबर एंड कैपिटल, यानी कि लैंड, आपका लैंड, लेबर और आपका कैपिटल। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन होता है इकोनॉमिक टर्म्स में, द ऑल। हु सेड द इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, मतलब ये किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ठीक है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, मार्शल ने, रॉबिन ने, एडम स्मिथ ने, जेके मेहता ने। ठीक है, तो ये कहा था आपका 1776 में। ठीक है, याद रखिएगा 1776 में बेसिकली कहा था। ठीक है, आपका 1776 में कहा था वेल्थ ऑफ नेशन के अंदर। ठीक है, ये किताब थी इकोनॉमिक वेल्थ एंड नेशन। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट वेल्थ एंड नेशन, तो ये किताब थी जिसके अंदर ये कहा गया था। और ये किसने कहा था, ये एडम स्मिथ ने खुद कहा था कि इकोनॉमिक्स जो है ये एक आपका धन का विज्ञान है, मतलब आपका धन का, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट योर रिसोर्सेज, आप अपने रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूट आप कैसे करोगे अपने रिसोर्सेज को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है गाइस, क्या मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का, कि हम अपने लोगों की योग्यता के अनुसार उन्हें कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसकी क्या योग्यता है, तो हम उसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज दैट इज वेरी मच मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट
ठीक है, तो ये आपका 1776 में कहा था। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ लॉजिक, हु सेड? इकोनॉमिक्स तर्क का विज्ञान है, ये किसने कहा था? हिक्स ने, किन्स ने, रॉबिन्स ने या मार्शल ने? ठीक है, तो गाइस ये किसके द्वारा कहा गया था? इकोनॉमिक्स तर्क का विज्ञान है। ठीक है, तो इसमें एक बार फिर से मैं बात करूंगी, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ लॉजिक, हु सेड इट? ठीक है, तो तर्क का आपका आपका लोन आपका लियोन, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, लियोनल आपका रॉबिन्स ने बेसिकली कहा था, लियोनल रॉबिन्स ने बेसिकली ये कहा था कि इकोनॉमिक्स जो है वो तर्क का विज्ञान है, यानी कि उसमें आप जितना तर्क वितर्क करोगे उतना ही आपका बेटर हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स हमेशा एक तर्क का विज्ञान है, उन्होंने बेसिकली ये बात कही थी 20th सेंचुरी में। ऐसे इन्होंने इसलिए कहा था तर्क का विज्ञान, इसलिए कहा था क्योंकि बिकॉज रिसोर्सेज की स्कार्सिटी, स्कार्सिटी, ठीक है, रिसोर्सेज की स्कार्सिटी और अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है, तो याद रखिएगा अल्टरनेटिव यूसेस ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूसेस, इन सभी के लिए थी, यानी कि ये स्कार्सिटी है भारत के भारत नहीं, जहां भी रिसोर्स की बात आएगी वहां स्कार्सिटी है। अल्टरनेटिव यूजेस, यूजेस है, अल्टरनेटिव यूजेस हैं रिसोर्सेज के, तो जहां भी बात आएगी इस तरीके से कुछ करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके साथ वर्कआउट करती हैं। सो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स इंडिविजुअल, तो माइक्रो व्यक्तिगत इकाई को, छोटी इकाई को, व्यक्तिगत निर्धारण मूल्य को, तो ऑल। हु सेड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो एडम स्मिथ, ये तो सभी को पता है। हु गिव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू वेलफेयर? बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये क्वेश्चन ना, ये मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो चलिए इसको जान लेते हैं। हु गिव्स द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू वेलफेयर? ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। हु गिव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू वेलफेयर? ठीक है, तो ये किसने कहा था कि रिलेटेड टू वेलफेयर? इन्होंने साइंस के बारे में भी बोला, ठीक है, इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है, ठीक है, और उसी के साथ साथ इसका मतलब एक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर की वैल्यूज की जो बात करी, ये बात करी आपका एडम स्मिथ ने। ठीक है, तो ये आपकी जो बात करी थी एडम स्मिथ के द्वारा की गई थी, जिसे हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का पिता भी कहते हैं। सो वेल, आई होप आपको मेरी बात ये कंप्लीटली समझ आ गई है, ये सारे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली क्लियर हो गए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, द वर्ड इज माइक्रो वॉज द फर्स्टली यूज्ड इन, मतलब माइक्रो शब्द का सर्वप्रथम किसने यूज किया था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे पहली बार एक जो वर्ड था, ठीक है, उसको किसने यूज किया? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द वर्ड माइक्रो वॉज फर्स्टली यूज्ड बाय, ठीक है, तो पहली बार जो माइक्रो वर्ड है, माइक्रो वर्ड जो था, इसको सबसे पहली बार किसने किया? मार्शल ने किया, बॉल्डिंग ने किया, किन्स ने किया, आपका रगनर आपका फ्रिश ने किया। तो ये किसने किया था? तो देखिए माइक्रो का मतलब होता है छोटा, और ये एक ग्रीक वर्ड है, याद रखिएगा, ये एक आपका ग्रीक वर्ड है, ठीक है, याद रखिएगा, ये एक ग्रीक वर्ड है। और इसका सबसे पहली बार जो प्रयोग किया था ना, इन वर्ल्ड वाइड जो पहली बार प्रयोग किया गया, वो आपका रगनर फिश ने बेसिकली फर्स्ट टाइम इसको प्रयोग किया था। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, आज बच्चे अगर मार्शल की बात करते हैं ना, तो मार्शल का भी याद रखना, जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की जब भी बात आएगी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की जब भी बात आएगी, तो ये आपका एल्फ्रेड मार्शल ने ही दिए हैं, ये भी याद रखना। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की जब बात आए तो ये किसके द्वारा दिए गए हैं? एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा बेसिकली सभी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिली, जैसे कि हमारा तर्क वितर्क किसने दिया, ठीक है, तर्क किसने दिया, साइंस किसने दी, इसके बाद एल्फ्रेड मार्शल ने क्या क्या और कहा, वेलफेयर के बारे में किसने बात करी। तो ये सारी चीजें ना छोटी छोटी भले ही हैं, पर लेकिन ये हमें पता होनी चाहिए। गिर्क वर्ड क्या है, ठीक है, माइक्रो का मतलब क्या है, मैक्रो का मतलब क्या है, तो ये सब मैं बिल्कुल मानती हूँ बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स हैं, पर लेकिन ये हमें एटलीस्ट पता होने चाहिए, क्योंकि अगर ये पता नहीं है तो बेकार है ना पढ़ना, है ना। अकॉर्डिंग टू होम इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, किसने, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? मतलब यहाँ पे बहुत, ये भी अच्छा क्वेश्चन है गाइस, देखो जब इतने सारे हमने कर लिए, एक और सही।
अकॉर्डिंग टू होम इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। मतलब किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। बच्चे देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि सोशल वेलफेयर की बात किसने की है। ठीक है, सोशल वेलफेयर साइंस की, धन के वितरण की। ठीक है, पहली बार जब मैं बात करूँ ना कि पहली बार जो धन का वितरण होता है, यानी कि हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज। बच्चे देखिए, धन का जब असमान वितरण होता है, इनइक्वालिटी जिसको हम कहते हैं, जब इनइक्वालिटी होती है ना, तो मतलब आप उसमें कैसे काम करोगे, आप उसे कैसे यूज करोगे, रिसोर्सेज को कैसे यूज करोगे, तो उस इनइक्वालिटी को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू होम इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, एक साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर की जब भी बात होगी, इस तरह की जब भी बात होगी, आपको याद रखना है कि अगर ऐसी कोई भी बात होती है तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना है, वेलफेयर पूछ ले, साइंस बोल दे। ठीक है, तो आंसर हमेशा याद रखना, ए मार्शल, पॉल एस ह्यूमिल्सन्स, जे एस मील या एडम स्मिथ। तो बच्चे आंसर उस कंडीशन में ऑलवेज से द एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जी ने ही ऐसे किए हैं। वेलफेयर हो गया, धन हो गया, ठीक है, या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, ऐसे शब्दों की जहां भी यूज करने को आए तो आपको ऑलवेज आंसर जो करना है वो एडम स्मिथ करना है। तो यहाँ पर भी इसी तरह का एक वर्ड यूज किया, तो करेक्ट आंसर एडम स्मिथ हो गया। ठीक है, अगला आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है, लैंड, लेबर, मनी या कैपिटल। तो मनी इसका फैक्टर नहीं है, तो करेक्ट हो जाएगा ये। विच सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज, मतलब एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, मतलब एक अर्थव्यवस्था जो है उसकी केंद्रीय समस्या क्या क्या होती है। मैंने बताया था ना, हमारी इकोनॉमी के अंदर स्कार्सिटी होती है, दुर्लभता होती है, और दुर्लभता की कुछ बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं भी होती हैं। ठीक है, दुर्लभता होती है, दुर्लभता के साथ बहुत सारी उसके अंदर सेंट्रल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमी विदाउट द प्रॉब्लम्स काम करती ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ परेशानी, मगजमारी वगैरह वगैरह सब कुछ होता ही है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोड्यूस गुड्स, हम उस गुड्स को कैसे वितरित करें, कहाँ पे वितरित करें। ठीक है, कहाँ पे वितरित करें, एक एक मतलब ओल्ड एज के लिए लेके आए, यंगस्टर्स के लेके आए, हम किसके लिए लेके आए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं शुरू ही होती हैं स्कार्सिटी से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही इसके प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर द ऑल ऑफ द अबव इज द डेफिनेटली करेक्ट आंसर गाइस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन आता है, कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडी इन, मतलब उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन कहाँ पे किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इनकम थ्योरी में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, नन ऑफ दिस। ठीक है, मैक्रो का मतलब है यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में या समष्टि अर्थशास्त्र, तो हम उसका अध्ययन कहाँ करते हैं। ठीक है, उसे माइक्रो में डालेंगे, मैक्रो में डालेंगे। तो बच्चे अभी याद रखिएगा, या तो आपका कंज्यूमर बिहेवियर हो जाए, कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, थ्योरी याद रखिएगा, कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी, प्रोड्यूसर बिहेवियर थ्योरी, क्योंकि जहाँ पे कंज्यूमर आएगा तो वहाँ पे ये भी तो आएगा, प्रोड्यूसर बिहेवियर थ्योरी, और तीसरा आपका आता है प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये तीन चीजें, ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन, जब भी ये तीन चीज आएंगी ना, ठीक है, जहां पर भी ये तीन चीज दिख जाए, बोल जाए कोई भी, तो ये तीन चीजें जहां भी दिख जाएं तो वो एग्जाम्पल है मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको दिखनी चाहिए, और ये तीन चीजें ही आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंप्लीटली एग्जाम्पल है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ आ गई होगी, मेरी बात क्लियर होगी। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आगे वाली चीजों में थोड़ा सा मूव आउट करेंगे और देखेंगे अगली चीजें। अगला आता है इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित। हु यूज द वर्ड माइक्रो एट फर्स्ट टाइम, माइक्रो वर्ड को पहली बार किसने यूज किया था, तो आपका मार्शल ने, बॉल्डिंग ने, किन्स ने, या फिर आपका रगर फिशरो ने। तो पहली बार जो माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि माइक्रो वर्ड का यूज किया था वो आपका रगनर फिट्स ने बेसिकली किया था, फिशो ने बेसिकली किया था। तो करेक्ट आंसर इज डी, रगनर फिशो। रगनर फिशो ने पहली बार माइक्रो इकोनॉमिक्स का वर्ड का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर गाइस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला आता है, हु सेड इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, साइंस ऑफ वेल्थ एडम स्मिथ। ठीक है, तो ये हमें पता ही है। What is the shape of production possibility curve? Concave to the origin, concave, straight line। तो बच्चे देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसा होता है, ये आपका इस तरीके का होता है। तो इसका शेप कैसा होता है, कॉन्केव टू द ओरिजिन,
ये अपने ओरिजिन की तरफ पूरी तरह से कॉनकेव होता है, ठीक है। कौन सा कर्व? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए ये इस तरीके से है ना, यहाँ से ये हम जब भी देखते हैं ना तो इसको यहाँ से देखते हैं। अगर मैं इसको ये वाली बात कहती कि यहाँ पर इस तरीके से करती, अगर मैं ऐसा बना देती तो ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो ये हमेशा कैसा होता है? कॉनकेव टू द वो होता है, ठीक है, कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉनकेव टू द ओरिजिन, ओके, ठीक है। लास्ट वन, द रीजन टू डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उत्पादन संभावना वक्र के नीचे की ओर होने का कारण, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, सम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि आपका नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो बढ़ती हुई अवसर लागत होती है बच्चे, जब हमारा इंटरेस्ट किसी दूसरे की तरफ आता है, ठीक है, तो अवसर लागत बढ़ती हुई। तो जब हमारा इंटरेस्ट किसी दूसरी चीज की तरफ आकर्षित होते हैं, हम दूसरी चीज के लिए यानी कि सेकंड थिंग के लिए जब हम इंटरेस्टेड होते हैं, जब भी तो हम पहली वाली को कम करते हैं। तो पहली वाली को कम करके हम दूसरी वाली का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, गुड एक्स को कम करके तो दूसरी का बढ़ा देंगे, तो उसे हम कहेंगे। सो वेल, आई होप गाइस आपको मेरी ये सारी वीडियो समझ आई होगी, सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो अभी के लिए यहीं पे टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पे ओवर करेंगे, और थैंक यू सो मच गाइस, विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलेंगे, अभी के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। और गाइस यहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर करे हैं, पर लेकिन उससे ज़्यादा हमने टॉपिक्स को क्लियर आउट करा है, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स करे हैं। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं ओवर करूँगी।